सीए फाउंडेशन लॉ का रिवीजन हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला रिवीजन लेक्चर है और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 से। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीएस इशिका अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग इशिका अग्रवाल लॉ क्लासेस। तो तैयार हैं आप सब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 1 का रिवीजन स्टार्ट करने के लिए? बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी बुक, अपना नोट कॉपी, अपना पेन पेंसिल सब अपने सामने रखिएगा, तैयार होके बैठ जाइए। ये लेक्चर खत्म होने तक आपको कहीं नहीं जाना है। 45 मिनट्स का लेक्चर होने वाला है, इसको आपको कॉन्टिन्यूसली वॉच करना है। ये हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप प्रिंट करवा सकते हैं तो उससे बेहतर बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती। प्रिंट करवा लेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत आसानी पड़ेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप? तैयार हैं नोट्स से हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करने के लिए? अच्छा मैडम, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे देना चाहती हूँ। भैया, ये नोट्स में आपके आईसीएआई स्टडी मटेरियल के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है, तो आपको मैं 100% एकदम ऐसा ठप्पा लगा के दे सकती हूँ, ग्रीन पेपर में लिख के ले लो। अगर ये नोट्स रेफर करते हो तो आपका पूरा का पूरा लॉ पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो। और अगर आप ये रिवीजन लेक्चर देखोगे साथ साथ में ये नोट्स, तो इट विल बी लाइक अ पीस ऑफ द केक फॉर यू, और आपका बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारा स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहली बात मैम, ये 1872 क्यों है? क्योंकि ये एक्ट 1872 में आया था। 1872 याद कैसे करेंगे? बहुत इजी है, मैं एक ट्रिक अपनाती हूँ उसको याद करने के लिए। 1 + 8 = 9, 7 + 2 = 9। तो स्टार्टिंग दो नंबर्स का सम भी 9 है और बाद के दो नंबर्स का सम भी 9 है, तो इससे मैं कभी कंफ्यूज नहीं होती हूँ। उसके बाद हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बेस्ड है हमारा ब्रिटिश लॉ के ऊपर, यानी इंग्लिश लॉ के ऊपर। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था तब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 266 सेक्शन थे। आज के डेट पे 266 सेक्शन नहीं है, क्योंकि कुछ सेक्शन डिलीट हो चुके हैं और कुछ नए सेक्शन ऐड अप हो चुके हैं। हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ बनाने का। तो इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रियम्बल में, प्रियम्बल यानी जो इंट्रोडक्टरी पैरा होता है, वहां पर लिखा हुआ है कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया, टू डिफाइन एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आया कहां से? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड डिराइव हुआ कॉन्ट्रैक्टम से। कॉन्ट्रैक्टम का मतलब होता है ड्रॉन टुगेदर। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो साथ में पीपल आकर के आपस में मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो वहां से ये वर्ड आया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉन्ट्रैक्टम। ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव नहीं है का मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एप्लीकेबल होता है, उसके साथ साथ कुछ और भी दूसरे एक्ट्स हैं जो एप्लीकेबल होते हैं। अगर अपन बात करें लेट्स से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा और इंश्योरेंस एक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वहां पर दोनों लॉ अप्लाई हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई हो रहा है। दैट इज वाई ये एक जनरल लॉ है, एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, और ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया को, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 जब नहीं हटा था तो उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में हमारे ये सारे लॉज अप्लाई नहीं होते थे, बट क्योंकि अब आर्टिकल 370 हट चुका है, इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में भी हमारे इंडियन लॉज अप्लाई होते हैं। तो नाउ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता है आप क्या क्या पढ़ने वाले? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो कि कवर करता है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 तक, पार्ट 2 जो कवर करता है 124 से लेके 238 तक, जिसमें कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में दिया हुआ है। इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एजेंसी। मेनली आपको पार्ट 1 पढ़ना है, पार्ट 2 का बस थोड़ा बहुत है, आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड सेक्शंस डिलीट हो चुके हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड सेक्शंस डिलीट हो चुके हैं, और अलग से दो कानून बना दिया गया है, सोगा 1930 और पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ में आया? अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले हमेशा, ये मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है जो मैं अपने हर हर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देती हूँ, तो ये एग्जाम्पल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है मैडम? यहाँ पर हमारे एक शाहरुख भाई हैं
और यहाँ पर हमारे एक सल्लू भाई हैं। हो क्या रहा है, ये शाहरुख भाई अपना बंगला बेचने का ऑफर दे रहे हैं सल्लू भाई को। ये इनका बंगला है, देखो प्यारा सा। हाँ, माना कि ये इनका असली बंगला नहीं है, बट गूगल में जो फोटो मिली वो उठा लिया हमने। मान लो कि ये शाहरुख खान का मन्नत है और ये उसकी बीवी है, मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो मान के चलो ये शाहरुख है, शाहरुख खान ऑफर दे रहा है किसको, सलमान खान को। सलमान खान को ऑफर दे रहा है कि भाई क्या तू मेरा बंगला खरीदेगा, मेरा मन्नत खरीदेगा, कितने में, मान के चलो 200 करोड़ में। क्या तू मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदेगा? और यहाँ सल्लू भाई ने बोल दिया हाँ भाई, हाँ मैं तेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदूंगा। तो हुआ क्या, ये शाहरुख भाई ने इधर से बंगला डिलीवर कर दिया सल्लू को, और इधर से सल्लू ने रोकड़ा, इधर से सल्लू ने रोकड़ा, पैसा पैसा, ये देखो पैसा पैसा पैसा, बहुत सारा पैसा, ठीक है। तो सल्लू ने पैसा डिलीवर कर दिया शाहरुख खान को। तो यहाँ पर क्या दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? चलिए समझते हैं। अब इसी एग्जाम्पल से हम कॉन्ट्रैक्ट के 1 2 3 4 5 6 7 इंपॉर्टेंट टर्म समझने वाले हैं इस छोटे से एग्जाम्पल से। इस छोटे से एग्जाम्पल से, हाँ मैडम, इस छोटे से एग्जाम्पल से एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब शाहरुख भाई ने सल्लू भाई को बोला कि क्या तू मेरा बंगला खरीदेगा 200 करोड़ में, वहां वो क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऑफर स्टार्ट किससे होता है, ऑफर सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है ऑफर से। तो सबसे पहले शाहरुख भाई ऑफर दे रहा है सल्लू भाई को कि क्या तू मेरा बंगला खरीदेगा। अब यहाँ पर शाहरुख भाई ने ऑफर दिया, सल्लू भाई ने एक्सेप्ट कर लिया उसको, सल्लू भाई ने बोला हाँ 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 मैं तेरा बंगला खरीदूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ऑफर हुआ फिर एक्सेप्टेंस हुआ, पहले ऑफर हुआ फिर एक्सेप्टेंस हुआ। आप बोलोगे मैम ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मैं बोलूंगी रुको जरा, सबर करो, सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता। कॉन्ट्रैक्ट के लिए और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं। तो मैम ऑफर और एक्सेप्टेंस होने से क्या बनता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस होने से बनता है प्रॉमिस। क्या बनता है, प्रॉमिस। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले आता है ऑफर। शाहरुख भाई ने ऑफर दिया कि क्या तू मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदेगा। उसके बाद उसको सल्लू भाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ मैं तेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदूंगा। तो एक ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस। तो इक्वेशन क्या बना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। एक ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। और आप देखो उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी है कि नहीं, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में दोनों पार्टी को कुछ मिल रहा है कि नहीं। शाहरुख खान को पैसे मिल रहे हैं ना, हाँ शाहरुख खान को पैसे मिल रहे हैं। और सल्लू भाई को बंगला मिल रहा है कि नहीं, हाँ भाई सल्लू भाई को बंगला मिल रहा है, शाहरुख खान को पैसे मिल रहा है, मतलब दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, मतलब यहाँ कंसिडरेशन मौजूद है। तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। इतना समझ में आया? हाँ मैडम समझ में आ गया। एक ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, और अगर उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी जुड़ा हुआ होता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। यहां तक तो समझ में आ गया मैडम। अब अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है, बहुत ही थिन लाइन का अंतर होता है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि इन्फोर्सेबल हो। अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिबल होता है उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कैसे डिटरमाइन करेंगे मैडम कि अग्रीमेंट इन्फोर्सिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हम देखते हैं लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है कि नहीं। अगर कोई अग्रीमेंट ऐसा है जिसमें आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का है तो वो बन जाता है इन्फोर्सिबल और वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, यहां पर जब शाहरुख भाई ऑफर दे रहे थे कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे, यहाँ क्या उनका लीगल इंटेंशन था? द आंसर इज यस, यहाँ उनका लीगल इंटेंशन था। मान के चलो सल्लू भाई ने बंगला तो ले लिया लेकिन 200 करोड़ नहीं दिए, तो क्या शाहरुख भाई उसको कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है? बिल्कुल यस। क्या शाहरुख भाई कोर्ट में केस कर सकता है सल्लू के अगेंस्ट? जी हाँ कर सकता है। इसको बोलते हैं आपका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है। यानी कि अगर सामने वाली पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करती है तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकते हो। कोर्ट उस केस को एंटरटेन करेगी, आप उसको कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो। तो उसको बोलते हैं कि वो वहां पर आपका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन था, तो वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल था। और ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सेबल होता है, जो कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है, क्या बोला मैडम, फिर से बोलो। ऐसा अग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है, ऐसा अग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। अब मैडम सेक्शन बता दो। सेक्शन याद करना बहुत इजी है। सबसे पहले कोई भी अल्फाबेट स्टार्ट किससे होता है, ए से होता है, ठीक है। अब यहां पर भी
यहाँ पर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किससे होता है? कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ऑफर से होता है, तो इसलिए ऑफर का सेक्शन क्या हो जाएगा? 2A। उसके बाद एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस का सेक्शन हो जाएगा 2B। कंसिडरेशन का सेक्शन हो जाएगा 2D। अग्रीमेंट का सेक्शन हो जाएगा 2E। और उसके बाद लास्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन हो जाएगा 2H। इतना समझ में आया? हाँ मैडम, समझ में आ गया। अब आपको ये सारे टर्म्स का मीनिंग क्लियर हो गया है कि एक ऑफर जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस, अगर उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन भी जुड़ा होता है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, और अगर वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कुछ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होते हैं जहां आपका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता है। एग्जाम्पल, सोशल अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक अग्रीमेंट। मैं आप सभी को इनवाइट कर रही हूँ अपने बर्थडे पार्टी में, मेरे बर्थडे पार्टी में आइएगा। आप लोग ने बोला हाँ मैडम आएंगे, यहाँ क्या हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया? यस, हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया। बट क्या ये कोर्ट में एनफोर्सेबल है? द आंसर इज ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। मतलब अगर आप मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आए तो मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकती, कोर्ट इस केस को एंटरटेन नहीं करेगा। स्पेशली मियाँ बीवी के बीच के जो झगड़े होते हैं उनको कोर्ट एंटरटेन नहीं करता है, क्योंकि वहां ये माना जाता है कि उनके बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था, तो हम ये बोलते हैं कि वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल ही नहीं है। और सिर्फ ऐसा अग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है वही अग्रीमेंट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या आपको अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ में आया? जी हाँ, तो आगे बढ़े। इसी के साथ हम पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन। एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन हो सकती है? एकदम एकदम चिंदी डेफिनेशन है कि एक ऑफर को जब हम अपनी कंसेंट दे देते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्टेंस की क्या ही डेफिनेशन होगी? तो यहाँ पर वही बोल दिया, व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिसको ऑफर मिला है। हमारे ऊपर वाले एग्जांपल में किसको ऑफर मिला था? सल्लू भाई को ऑफर मिला था, राइट? सल्लू भाई को ऑफर मिला था। तो यहाँ पर आपको एक बात बोल दी गई कि जिसको ऑफर मिला है वो जब अपनी कंसेंट दे देता है, असेंट यानी कंसेंट, जिसको ऑफर मिला है वो जब अपनी कंसेंट दे देता है तो ये बोलते हैं हमने कि उसने ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। और एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस। उसके बाद सेक्शन 2C में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी डिफाइंड है, जो कि अगेन लड्डू है। वो बंदा, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज नोन एज ऑफरर, and the person accepting the proposal is known as offeree और promisee, ऑफरर और प्रोमिसर। एकदम लड्डू बात। उसके बाद अग्रीमेंट, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये वाला देखो, अगर आप ये वाला इक्वेशन कर लोगे तो आपका ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। आपका रामबाण है, रामबाण है। तो याद है मैंने अग्रीमेंट के लिए क्या बताया था? ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन भी होता है वो बन जाता है आपका अग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन भी होता है तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। इसी से आपकी अग्रीमेंट की डेफिनेशन आती है, और जो कि डिफाइंड है 2E में। अब मैंने इसको याद कैसे कराया था? याद करो, रेगुलर क्लास में मैंने आपको याद कराया था अग्री टू ई। तो अग्रीमेंट याद कैसे करोगे? अग्री टू ई, तो इससे याद हो जाएगा आपको अग्रीमेंट कहाँ डिफाइंड है? 2E में। ठीक है, अब अग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? हर वो प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन भी होता है वो बन जाता है अग्रीमेंट। यही मैंने आपको सिखाया था। जी हाँ, तो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। तो क्या मैं इसको शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकती हूँ, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट। और प्रॉमिस किन चीजों से बनता है? प्रॉमिस बनता है ऑफर और एक्सेप्टेंस से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट? बिल्कुल यस। तो यहाँ पर इसका क्या हो गया? अग्रीमेंट का एक शॉर्टकट हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट। तो इससे एक शॉर्ट नोट अपन डिराइव कर सकते हैं कि अग्रीमेंट इज बेस्ड ऑन प्रॉमिस। अग्रीमेंट जो है प्रॉमिस के ऊपर बेस्ड होता है, और अग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट उत्पन्न होता है। नाउ अगर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूछूं तो कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइंड है? 2 क्लॉज H में, जो ये बोलता है ऐसा अग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है, जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होता है, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब एनफोर्सेबल होने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो उसमें आपका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, तो ही हम ये बोलते हैं कि आपका अग्रीमेंट एनफोर्सेबल है। और उसके साथ साथ सेक्शन 10 की कुछ एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होने चाहिए, तभी हम ये बोलते हैं कि अग्रीमेंट एनफोर्सेबल है। सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट बस थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये समझते हैं कि लीगल रिलेशन का मतलब क्या होता है।
ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये वाला इक्वेशन कर लो, ये रामबाण है आपका, पूरे सारे के सारे डेफिनेशन हो जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको समझ गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भैया? कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसा अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। अब ये एनफोर्सेबिलिटी क्या होता है? ये एनफोर्सेबिलिटी किस खेत की मूली है? एनफोर्सेबिलिटी यानी जहां एक लीगल ड्यूटी क्रिएट हो जाती है जिसको आप कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो, यानी कि वहां आपका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है। तो इससे हम दो कंक्लूजन पे डिराइव करते हैं कि कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉ में एनफोर्सिबल होते हैं और कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉ में एनफोर्सिबल नहीं होते हैं। क्या बोल दिया मैडम? ये बोल दिया कि कुछ अग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो लॉ में एनफोर्सिबल होते हैं और कुछ अग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो लॉ में एनफोर्सिबल नहीं होते हैं। तो जैसे कि अग्रीमेंट कौन कौन से एनफोर्सेबल नहीं होते हैं? जहां लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता है। एग्जाम्पल सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट। एग्जाम्पल मैडम, दीपिका पादुकोण को इनविटेशन आया रणवीर सिंह से कि बेबी आज मूवी देखने चलोगे? तो दीपिका ने हाँ बोल दिया और बेचारे रणवीर सिंह ने मूवी की टिकट भी बुक कर दी, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न सब खरीद लिया, वेट कर रहा है, दीपू आई नहीं। यहाँ क्या दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था? हाँ, ऑफर तो था। रणवीर सिंह ने ऑफर दिया मूवी चलोगी, दीपू ने बोला हाँ, तो एक्सेप्टेंस भी था। कंसिडरेशन था क्या? हाँ, कंसिडरेशन भी था। क्यों? दीपिका को फ्री में मूवी देखने को मिल रही है, रणवीर को दीपिका की कंपनी मिल रही है, तो कंसिडरेशन भी था, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो क्या यहाँ अग्रीमेंट हो गया? जी हाँ, एग्रीमेंट तो हो गया। बट क्या ये एक दिल 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 पे मत लेके बताना, ऑनेस्टली दिमाग लगा के बताओ, क्या यहाँ रणवीर सिंह दीपिका के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो इसे बोलते हैं यहाँ पर लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था। एग्जाम्पल सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट। डोमेस्टिक यानी कि मियाँ बीवी के बीच के, हस्बैंड वाइफ के बीच के, और सोशल एग्जाम्पल फ्रेंड्स के बीच, फैमिलीज के बीच, रिलेटिव्स के बीच, इवन इसमें रिलीजियस अग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्रीमेंट्स कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। और ऐसे अग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल होते हैं, जिनमें लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होता है, वो बन जाता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा समझ में आया? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। डोमेस्टिक अग्रीमेंट का एक केस भी था, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का, ये आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं अगर आपको डोमेस्टिक अग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर में मियाँ बीवी थे, दोनों के बीच में झगड़ा होता है, कोर्ट बोलती है आपके बीच का आपस का झगड़ा हम नहीं निपटेंगे, आप आपस में निपटो। तो ये कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है नहीं क्योंकि ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है। आपको एग्जाम में केस को एक्सप्लेन नहीं करना होता है, आपको बस केस का नाम कोट करके आना होता है। तो अगर आप बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर लिख के भी आओगे तो उतना भी चलेगा। तो इससे हम एक कंक्लूजन पे डिराइव करते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है और इसका आप अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो ये बड़ा वाला गोला बन जाएगा अग्रीमेंट का, ये छोटा वाला गोला बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अग्रीमेंट इज वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट इज द जीनस वाइल कॉन्ट्रैक्ट्स आर द स्पीसीज। अब इसमें आपको एक डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, जो कि पेज नंबर 1.4 में है। मैम जो डिफरेंस बिटवीन है उसको आपने नोट्स में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जरूरत नहीं है। जो डिफरेंस बिटवीन है वो आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल में ही बहुत बेहतरीन तरीके से टेबल बना के दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने पेज नंबर कोट कर दिया, इसको आप बुक से ही पढ़ें, इसके लिए नोट्स में आने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप अपने आईसीआई स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 1.4 में आओगे तो यहाँ आपको डिफरेंस बिटवीन दिख जाएगा अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट क्या होता है? हर वो प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन होता है वो बन जाता है अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा अग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है। अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक नैरोअर टर्म होता है। जरूरी नहीं कि सारे अग्रीमेंट में लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन हो, क्योंकि कुछ सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट होते हैं जहां लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन होता है, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होता है। ये तो लास्ट लाइन तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या लास्ट लाइन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले अग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद वापस आ जाइए नोट्स में। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है आपके एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या बात बताना चाहती हूँ मैडम? ये वाला आपको अभी याद होगा, अभी अभी किया है। हाँ जी मैडम, इस वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि एक अग्रीमेंट जो कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दो चीजें जरूरी है, पहला अग्रीमेंट, उसके बाद एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सेबिलिटी यानी कोर्ट में एनफोर्सेबल होना चाहिए, और एक अग्रीमेंट कोर्ट में
तभी एनफोर्सेबल होता है जब उसमें ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। ये कुछ एसेंशियल कंडीशन है, ये सारे एसेंशियल कंडीशन मौजूद होंगे तभी आपका अग्रीमेंट कोर्ट में एनफोर्सेबल होगा। यानी कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये सारी चीजें होना जरूरी है। क्या क्या है मैडम? सबसे पहला ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। भैया अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, राइट? और उसके लिए कम से कम 2 पार्टीज होने चाहिए, क्योंकि एक अकेला बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो कम से कम 2 पर्सन्स होने चाहिए, लॉफुल पर्सन होने चाहिए, और दोनों के बीच में कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए। कंसेंसस एड आइडम और बहुत डिटेल में हम लोग कॉन्सेंट वाले, फ्री कॉन्सेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, मतलब जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, आपका वॉलंटरी हाँ होना चाहिए। और हम पढ़ चुके हैं फ्री कॉन्सेंट वाले चैप्टर में कि 5 केसेस में ये माना जाता है कि आपका कॉन्सेंट फ्री नहीं है। पहला कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CUFMM। CUFMM, ये 5 केसेस ऐसे हैं जहां पर फ्री कॉन्सेंट नहीं होता है। इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ने वाला है, तो अभी हम इसको बहुत ज्यादा भाव दे नहीं रहे हैं। बस इतना ध्यान में रखना कि अगर ये 5 चीजें मौजूद होती है तो ये माना जाता है कि आपका कॉन्सेंट फ्री नहीं है, और उस केस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपका कॉन्सेंट फ्री होना चाहिए, यानी वॉलंटरी होना चाहिए, किसी ने जोर जबरदस्ती करके आपसे हाँ नहीं बुलवाया है। उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर मैं गांजा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि गांजा जो है वो इलीगल है, वो लीगल नहीं है। तो आप दोनों पार्टी को जो कंसिडरेशन मिल रहा है, यानी समथिंग इन रिटर्न, इट शुड बी लीगल। एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यानी कि पर्पस, आप किस लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप किसी को मर्डर करने के लिए पैसा दे रहे हो, अगर आप किसी से अग्रीमेंट कर रहे हो टू किल समवन, तो ये किसी को मारना एक सही ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अनलॉफुल माना जाएगा, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, ये हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। तो आपका पर्पस जो है कॉन्ट्रैक्ट करने का वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पार्टी शुड बी कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन पार्टीज कंपीटेंट होते हैं, उसके लिए आपको मेजर होना पड़ता है, साउंड माइंड होना पड़ता है, एंड यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसके ऊपर भी पूरा प्रॉपर यूनिट है, तो बहुत डिटेल में हम प्रॉपर फ्री कॉन्सेंट, कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आगे आने वाली यूनिट 3 यूनिट 4 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इसलिए वहां कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। टर्म शुड बी सर्टेन। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ये मेरी पेंसिल कुछ पैसों में खरीदोगे, कुछ पैसों में, आप बोलोगे मैडम कुछ पैसा क्या होता है, क्लियरली बताओ ना, सर्टेन बताओ, ये तो अनसर्टेन है, तो क्या यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? जी नहीं। अगर आप हाँ भी बोल देते हैं ना कि हाँ मैडम हम आपका पेंसिल कुछ पैसों में खरीदेंगे, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि टर्म्स जो है वो सर्टेन नहीं है। इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। अगर कोई लड़का आके आपको बोलता है कि मुझसे शादी करोगी, चंदा भी लाऊंगा, तारे भी लाऊंगा, सूरज में लाऊंगा तेरी कसम, ठीक है, तो अगर आपको कोई लड़का आके बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए चंदा लाऊंगा, तारे लाऊंगा, सूरज लाऊंगा, मुझसे शादी करोगी, तो आप बोल देना भैया इधर आ, इधर आ, एक घुमा के ऐसे कान के नीचे मार देना और बोलना कि भैया दिस इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म, दैट इज वाई दिस अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वो पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। चंदा तारे आपके ससुर के नहीं है, आप तोड़ के नहीं ला सकते, ठीक है। तो अगर कोई काम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लीगल रिक्वायरमेंट्स, कई बार ना किसी दूसरे एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, अगर आप जमीन बेच रहे हो, लैंड बेच रहे हो, तो एक दूसरा कानून है टोपा, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वहां पर लिखा हुआ है कि जो लैंड अग्रीमेंट्स होते हैं, लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सेल के, तो वो रिटर्न में होने चाहिए, वो स्टैम्प पेपर में होने चाहिए, वो उसमें 2 विटनेस का साइन होना चाहिए। तो उस एक्ट के अंदर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स दिए हुए हैं, तो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको लगेंगे वो लीगल रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। कई कई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर साइन लगता है कि जब तक यहाँ साइन नहीं होगा तब तक ये वैलिड नहीं होगा। तो कई एक्ट्स के अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करेंगे तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। लास्टली, अग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। लॉ में कुछ कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो लॉ बोलता है कि ये तो गलत है, ये तो स्टार्टिंग से वॉइड है। एग्जाम्पल, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। आपको मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगेन ये बहुत डिटेल में यूनिट 3 में आने वाला है, जिसको हम कवर करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अग्रीमेंट्स हैं जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, यानी कि कोर्ट
यानी कि लॉ बोलती है कि ये अग्रीमेंट्स तो भैया करने ही नहीं है, ये वॉइड एब इनिशियो है। एग्जाम्पल, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। आप किसी को ये नहीं बोल सकते तुम आजीवन शादी नहीं करोगे। अगर आप किसी को बोल रहे हो तुम शादी नहीं करोगे, या तुम किसी से शादी नहीं करोगे, तुम जीवन भर बस मेरे से शादी करोगे या किसी और से शादी नहीं करोगे, खुद भी नहीं कर रहे हो, और आप किसी को रोक रहे हो कि तुम जिंदगी भर शादी नहीं कर सकते, तो ये वैलिड नहीं है, लॉ मना करता है, ये वॉइड एब इनिशियो है। तो कुछ कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो लॉ बोलता है ये वॉइड है, तो अगर आप उन अग्रीमेंट्स में एंटर करोगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। तो ये हैं आपके एसेंशियल एलिमेंट जो कि मौजूद होने चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। इसमें से मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ, सेक्शन 10 में ये सारे पॉइंट्स नहीं लिखे हुए हैं। सेक्शन 10 में ये 1 2 3 4 5 6 नहीं, 6 नहीं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉइंट्स सेक्शन 10 में लिखे हुए हैं, और बाकी चारों जो है वो सेक्शन 10 के इंटरप्रिटेशन से आते हैं। सो बाकी चारों इंटरप्रिटेशन से आते हैं, बट स्टार्टिंग के 5 एंड दिस लास्ट वाला एक्सप्रेसली सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। बट हाँ, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेसिकली ये सारे ही एसेंशियल एलिमेंट है जो मौजूद होने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वाजी, ई कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल एंड अनएनफोर्सेबल, वॉइड एग्रीमेंट इलीगल होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन यूनिलेटरल, बाइलेटरल। आज के केस में हम लोग ये चारों करने वाले हैं और ये 6 करने वाले हैं आज की क्लास में। उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 1 क्योंकि थोड़ा बड़ा यूनिट है, इसलिए यूनिट 1 हम लोग 2 लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद का जो पार्ट रहेगा और ऑफर वाला पार्ट और एक्सेप्टेंस वाला पार्ट जो रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन यूनिट 1 के पार्ट 2 में। यूनिट 1 के पार्ट 1 में अपन यहाँ तक करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस, दूसरा होता है इम्प्लाइड, जिसको हम टेसिट भी बोलते हैं। ये कहाँ दिया हुआ है मैम? ये दिया हुआ है सेक्शन 9 में। एक्सप्रेस मतलब क्या होता है? जहां आप वर्ड्स का यूज करते हैं उसे बोलते हैं एक्सप्रेस। अब चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटन हो, आप बोल करके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या लिख करके, फर्क नहीं पड़ता, वर्ड्स का यूज तो हो रहा है ना, तो ये बन जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड अगर आप वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हो, आपके एक्शन से समझ में आ रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, आपके एक्शन से समझ में आ रहा है कि आप ऑफर दे रहे हो या एक्सेप्टेंस दे रहे हो, दैट इज योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? इम्प्लाइड यानी जहां वर्ड्स का यूज नहीं होता है, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टी समझ में आता है। एग्जाम्पल, ये बस आके बस स्टॉप पे खड़ी हो गई, ड्राइवर ने कुछ नहीं बोला, तो ये बस ना इम्प्लाइड ऑफर दे रही है, ये बस ड्राइवर इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है। और ये दीदी अंकल, ये अंकल और ये आंटी बिना बोले बस में चढ़ गए, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, बिना बोले वो बस में चढ़ गए, तो उनके एक्शन से समझ में आ रहा है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो ये बन जाएगा आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, एटीएम मशीन वहां खड़ी है, वो आपको बुला रही है, आइए आइए पैसा निकालिए, आइए आइए पैसा निकालिए, तो वो आपको इम्प्लाइड ऑफर दे रही है। और आप जैसे ही जाएंगे, आप अपना कार्ड स्वाइप करेंगे, पैसा विड्रॉ करेंगे, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस और ये बन जाएगा आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? हाँ मैडम समझ में आ गया। उसमें किसमें? ऑक्शन में ऐसे ऐसे फॉल ऑफ हैमर होता है ना, फॉल ऑफ हैमर मतलब सेल हो गया, तो वो भी एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का एग्जांपल है। उसके बाद क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअल में तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, लेकिन लॉ दो पार्टीज के ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है। एग्जाम्पल, मेरा पर्स घूम गया, मेरा पर्स घूम गया और अमिताभ बच्चन को वो मिल गया, तो अमिताभ बच्चन की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरा पर्स मुझे ला करके लौटाए। तो यहाँ एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया मेरे और अमिताभ बच्चन के बीच में, क्योंकि लॉ ये बोलता है कि अमिताभ बच्चन मेरे पैसों से अय्याशी नहीं कर सकता। वैसे तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बट लेट्स से रोल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन मेरे पैसे से अय्याशी नहीं कर सकता, मतलब मेरा नुकसान करके वो अपना फायदा नहीं उठा सकता। इसीलिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। ना मैंने अमिताभ बच्चन को ऑफर दिया, ना अमिताभ बच्चन ने एक्सेप्ट किया। सो देयर इज नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये पार्टीज क्रिएट ही नहीं करते हैं। दिस इज नॉट मेड बाय पार्टी, दिस इज नॉट ए रियल कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल लॉ दो पार्टीज के ऊपर कई बार कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मतलब किसी का नुकसान करके कोई और अपना फायदा नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल में ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? ये लॉ बनाता है, पार्टीज नहीं बनाते हैं। उसके बाद होता है ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है,
सेम है, सब कुछ सेम है, बस अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को इलेक्ट्रॉनिकली एंटर कर रहे हो, आप ऑनलाइन वेबसाइट में ऑर्डर दे रहे हो, आप ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, ईमेल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं भी इंटरनेट का यूज हो गया ना, तो वो बन जाएगा ई कॉन्ट्रैक्ट। और आजकल अपन बहुत सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, क्योंकि मोस्टली अपन ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो एक ई कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हो गया। आप अमेजन में ऑर्डर कर रहे हो, वो ई कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो बन जाता है ई कॉन्ट्रैक्ट। कुछ नहीं, सेम होता है लाइक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। और जब इंटरनेट की बात आती है ना, तो एक और कानून यहाँ अप्लाई हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अगर आप इंटरनेट का यूज करते हो, तो वो उसका एडवांटेज क्या होगा? स्पीड होगा, एफिशिएंसी होगा, कन्वीनियंस होगा, और आप ऑनलाइन डिजिटली साइन भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। कितने तरह के अग्रीमेंट होते हैं? तो एक होता है आपका वॉइड अग्रीमेंट, एक होता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चारों को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत डिटेल में तो नहीं, ट्राई करूंगी 15 मिनट में सम अप कर दूं। इसको हम लोग आज की क्लास में अभी डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ऐसे कान खड़े कर लो, सब कुछ भूल भाल के एकदम ऐसे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना, ठीक है? ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ में एनफोर्सेबल होता है, कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है, यानी कि वहां लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल एलिमेंट मौजूद होते हैं, तो वो होता है आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2 क्लॉज एच में डिफाइंड है, ये अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, ऑन दी अदर एंड, अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जो लॉ में एनफोर्सेबल ही नहीं है, हो सकता है उसमें सेक्शन 10 का कोई ना कोई एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग होगा। एग्जाम्पल, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। एग्जाम्पल, टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन नहीं थे। एग्जाम्पल, ऑफर वैलिड नहीं था या एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं था। कोई भी, कुछ भी मिसिंग है, कुछ भी मिसिंग है, सेक्शन 10 का कोई भी एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है, तो वो अग्रीमेंट जो है कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होगा, और वो बन जाएगा आपका वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड एब इनिशियो। व्हाट डू यू मीन बाय एब इनिशियो? इट इज अ लैटिन टर्म। एब इनिशियो मींस वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से वॉइड है, शुरू से वॉइड है, स्टार्टिंग से वॉइड है, उसे बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट। समझ में आया? अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो वो स्टार्टिंग से जो होगा वॉइड होगा। समझ में आया? तो वॉइड एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही एनफोर्सेबल नहीं होता है, तो वो होता है वॉइड एग्रीमेंट। और अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है, तो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझाने वाली हूं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि वो कोर्ट में एनफोर्सेबल था, बट बाद में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद, बट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, तो वो बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, हमारा फेमस एग्जाम्पल लेते हैं, सल्लू शाहरुख का, मेरा मेरा फेवरेट एग्जाम्पल। शाहरुख भाई ऑफर दे रहा है सल्लू भाई को, मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदेगा क्या? सल्लू भाई ने बोला हाँ। अब हुआ क्या? शाहरुख भाई ने बोला अगले हफ्ते बंगला दे दूंगा, अगले हफ्ते पैसे देके चल जाना। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया है, बट कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस अगले हफ्ते होने की है। तो क्या अभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? यस, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बट हुआ क्या? अगला हफ्ता आने से पहले ये बंगला जल गया, ये बंगला जल गया। और ये बंगला अगर जल गया, तो डोंट यू थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो गया? अब हो गया। क्या बोल रहे हो मैडम? ये बोल रही हूँ कि पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो ये बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या आपको डिफरेंस समझ में आया वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में? हाँ मैडम, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अंतर क्या है? जो वॉइड एग्रीमेंट है ना, वो स्टार्टिंग से वॉइड होता है, बट जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो पहले वैलिड होता है, बाद में वॉइड बन जाता है कुछ ना कुछ घटना होने के कारण। मान के चलो मेरे को यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दारू की दुकान डालने की, यहाँ छत्तीसगढ़ में दारू इलीगल है क्या? नहीं, छत्तीसगढ़ में बैन नहीं है, छत्तीसगढ़ में लीगल है। मान के चलो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया दारू की दुकान डालने का, लेकिन हुआ क्या, इससे पहले कि मैं दुकान डालती, छत्तीसगढ़ में दारू बैन हो गई, छत्तीसगढ़ में दारू बैन हो गई। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? पहले वैलिड था, बाद में, पहले तो लीगल था, बाद में इलीगल हो गया, पहले लीगल था, बाद में इलीगल हो गया। तो पहले वैलिड था, बाद में कुछ ऐसी घटना हो गई कि अब वो वॉइड हो गया, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? हाँ मैडम। लास्टली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? व्हेन देयर इज अ एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट, वो भी इन 4 केसेस में। कौन से 4 केसेस में? अगर ये 4 चीजें मौजूद होती हैं,
कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इन चारों केसेस में ये माना जाता है कि आपका कंसेंट फ्री नहीं है। किसी ने मेरे कनपट्टे पे AK-47 रख के मेरे से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, मेरा हाँ बुलवा लिया, तो मैं हूँ बेचारी पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी। लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं अग्रीव्ड पार्टी, मैं मेरी लैंग्वेज में बोलती हूँ बेचारी पार्टी। तो जब भी मैं बेचारी पार्टी बोलूँ, समझ जाना मैं अग्रीव्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, यानी कि जिसका कॉन्सेंट फ्री नहीं है। तो अगर मेरे से जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया जाता है, मतलब मेरा कॉन्सेंट फ्री नहीं है, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बेचारी पार्टी। यानी कि मेरे को ऑप्शन दिया जाएगा, दीदी आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखो या आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दो। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी फाइनल नहीं है, वैलिड है कि वॉइड है, वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल यानी एबल टू बी वॉइड। मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल देती हूँ नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी का। मान के चलो नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को ऑफर दिया, मुझसे शादी करोगी? ठीक है, ममता बनर्जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं तुम तो गुंडा है, तुमसे कौन शादी करेगा। तो नरेंद्र मोदी ने ऐसे कनपट्टे पे बंदूक रखा, बोला आप करेगी? तो दीदी ने ममता बनर्जी ने बोला हाँ हाँ करूंगी, और ऐसे नरेंद्र मोदी ने रिंग पहना दिया और फेरे ले लिए, शादी हो गई, दोनों की शादी हो गई। अब बताओ, यहाँ ममता बनर्जी की अब मर्जी से शादी हुई है? नहीं, ममता बनर्जी के साथ जबरदस्ती किया गया था। उसके साथ क्या किया गया था? कोर्शन किया गया था। इसीलिए ममता बनर्जी का कंसेंट फ्री नहीं था। इसीलिए ममता बनर्जी बन जाएंगी अग्रीव्ड पार्टी। अब उनको ऑप्शन दिया जाएगा, आप ये शादी वैलिड रखना चाहती है कि आप इस शादी को तोड़ना चाहती हैं, आप इस शादी को वॉइड करना चाहती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ममता बनर्जी, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। समझ में आया आपको ये पांचों का एग्जाम्पल? void agreement, valid contract, void contract, voidable contract। वैसे तो मैं सिर्फ जिन्होंने मुझसे रेगुलर क्लास लिया उन्हीं के डाउट्स क्लियर करती हूँ, बट आज मेरा दिल बहुत खुश है, तो मैं आपको एक बात बोल रही हूँ, अगर आपको इनमें से किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एनीवेयर पूछ सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स रिलेटिंग टू लॉ एंड बीसीआर ऑफ सीए फाउंडेशन। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अपना ऑलरेडी हो चुका है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोर्ट में एनफोर्सेबल होता है और जिसमें सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल मौजूद होते हैं। अब बुक में कुछ डिफरेंस बिटवीन दी हुई है वॉइड और वॉइडेबल के बीच में, वॉइड और इलीगल के बीच में। रुको, डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, पहले वॉइड वॉइड कर लेते हैं। वॉइड एग्रीमेंट मतलब जो एनफोर्सेबल नहीं है, जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है। ठीक है, ये रेस्टिट्यूशन वाला क्या पॉइंट है, ये मैं कल के लेक्चर में बताऊंगी। उसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्टिंग में तो वैलिड था बट बाद में इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। अब एनफोर्सेबल नहीं रहा, इट सीज टू बी एनफोर्सेबल, सीज यानी स्टॉप्स टू बी एनफोर्सेबल। तो वो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स वॉइड। तो वो स्टार्टिंग में वैलिड होता है, वैलिड व्हेन ओरिजिनली क्रिएटेड, बट कुछ ना कुछ इवेंट होने के कारण वो बाद में सीज टू बी एनफोर्सेबल। यानी कि वो स्टार्टिंग में वैलिड होता है बट बाद में वॉइड हो जाता है। अच्छा, 4 एग्जाम्पल केसेस दिए हुए हैं, इसका बहुत हेडेक मत लेना, ये बस समझाने के लिए है कि ये 4 एग्जाम्पल केसेस हैं जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड होता है, बाद में वॉइड बन जाता है। सबसे पहला सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मतलब अगर बाद में इम्पॉसिबल हो गया। वो शाहरुख सल्लू का बंगला बेचने वाला एग्जाम्पल, दोनों के बीच में बंगला बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या वो वैलिड था? यस, बट इससे पहले कि बंगला डिलीवर होता, बंगला जल गया। तो अब वो बंगला डिलीवर करना तो इम्पॉसिबल हो गया ना, तो अब वो क्या होगा? वो बाद में इम्पॉसिबल हो गया, तो वो बन जाएगा वॉइड। तो इसको बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, वो दारू का धंधा पहले वैलिड था, बाद में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो बाद में वॉइड हो गया। तो यहाँ क्या होगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड बन जाएगा, बाद में इलीगल होने के कारण। तो ये क्या है मैडम? ये एग्जांपल्स हैं, केसेस हैं जहां पर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन सकता है। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिजेंट, याद है आपको कंटिजेंट इवेंट क्या होता है? कंटिजेंट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़े थे। कंटिजेंट मतलब अभी फाइनल नहीं है वो होगा कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, कंटिजेंट सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर शिप आएगी तो मैं बेचूंगा, अगर शिप नहीं आएगी तो मैं नहीं बेचूंगा, इसको बोलते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हुआ क्या? मान के चलो शिप डूब गई, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना तो इम्पॉसिबल हो गया ना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे तो वो वैलिड था, बाद में वो बन गया वॉइड क्योंकि शिप डूब गई, अब तो शिप आ नहीं सकती, तो सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हो जाएगा वॉइड। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंटिजेंट इवेंट के कारण भी आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लास्टली, कैंसिलेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने बताया कि मोदी ने ममता बनर्जी के कनपट्टे पे बंदूक रख के जबरदस्ती उससे शादी कर ली, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ ममता बनर्जी। अब
आपको मैं एक बात बताऊं, वॉइडेबल तो है, वॉइडेबल यानी ममता बनर्जी के पास ऑप्शन है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का, बट जब तक ममता बनर्जी उसको वॉइड नहीं करती तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और अगर ममता बनर्जी उसको वॉइड कर देती है तो वो वॉइड हो जाएगा। तो अग्रीव्ड पार्टी जब तक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करती है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, और अगर ममता बनर्जी ने उसको वॉइड कर दिया, अगर अग्रीव्ड पार्टी ने उस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था, बाद में वॉइड बन जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का, कि पहले वो वॉइड नहीं था, पहले वो वॉइडेबल था, अब वो वॉइड हो गया। तो ये सारे केसेस हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट जो है बाद में वॉइड बन जाता है, स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होता है। ये रिस्टोरेशन वाला पॉइंट मैं कल की क्लास में बताऊंगी। उसके बाद आता है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन में एनफोर्सेबल होता है। एग्जाम्पल, ममता बनर्जी का कंसेंट ट्री नहीं था, तो क्योंकि मोदी ने कनपट्टे पे बंदूक रख के शादी कर ली, तो ममता बनर्जी इज अग्रीव्ड पार्टी, उनके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा। तो एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और अग्रीव्ड पार्टी को रीजनेबल टाइम के अंदर बताना पड़ता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है कि वो तोड़ना चाहती है। अगर ममता बनर्जी बोलती है चलो ठीक है अब शादी तो हो ही गई, अब मान लेते हैं नरेंद्र मोदी को ही अपना पति, तो अगर अग्रीव्ड पार्टी रीजनेबल टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो रीजनेबल टाइम के अंदर उसको रिजेक्ट कर देती है तो वो बन जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट हाँ, अगर रीजनेबल टाइम के अंदर ममता बनर्जी कोई एक्शन नहीं लेती है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है। मान के चलो नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती ममता बनर्जी से शादी कर ली, वो चाहे तो उस शादी को तोड़ सकती है, बट मान के चलो 2 साल हो गए, वो नरेंद्र मोदी के साथ उसके घर पे ही रह रही है और बच्चा भी हो गया, अब हम क्या मानेंगे? हम यही मानेंगे ना कि उसको वो शादी मंजूर है। तो यहाँ पर एक बात लिखी गई कि अगर रीजनेबल टाइम के अंदर अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं करती है तो हम ये मानेंगे कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ये रेस्टिट्यूशन वाला पॉइंट कल एक साथ बताऊंगी चारों केसेस का। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इजी सा पॉइंट है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, बट उसमें कोई ना कोई टेक्निकल डिफेक्ट है जिसके कारण वो एनफोर्स नहीं करा पा रहे हैं, और जैसे ही आप उस टेक्निकल डिफेक्ट को सही करेंगे तो वो बन जाएगा एनफोर्सेबल। क्या बोल दिया मैडम, फिर से बोलो, क्या अनएनफोर्सेबल वॉइड होता है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वैलिड होता है, बिल्कुल वैलिड होता है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफेक्ट होने के कारण वो एनफोर्स नहीं हो पाता है, और आप जैसे ही उन टेक्निकल डिफेक्ट को सही करोगे वो वापस से एनफोर्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल, अनडेटेड चेक, ये चेक बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बट ना अनडेटेड चेक में आप जब तक डेट नहीं डालते हो ना तब तक बैंक उसको एनकैश नहीं करता है, तो ये एक टेक्निकल डिफेक्ट है जिसके कारण ये चेक एनकैश नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पा रहा है। आप जैसे ही इस टेक्निकल डिफेक्ट को सही करोगे, जैसे ही यहाँ पर डेट डाल दोगे, वैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल, कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें साइन होना जरूरी था बट उसमें साइन नहीं था, उसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पा रहा था, बट जैसे ही आप उस टेक्निकल डिफेक्ट को सही कर दोगे, यानी जैसे ही साइन कर दोगे, वैसे ही वो एनफोर्सेबल हो जाएगा। सेम, कई कई डॉक्यूमेंट में स्टैंपिंग जरूरी होती है, और अगर आपने स्टैंप नहीं किया है तो वो एक टेक्निकल डिफेक्ट माना जाएगा। जब तक आप उसको स्टैंप नहीं करोगे तब तक वो एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो अनएनफोर्सेबल मतलब बहुत ईजी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्कुल वैलिड है बट एनफोर्स नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ उसमें टेक्निकल डिफेक्ट है। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इलीगल अग्रीमेंट। इलीगल यानी जो इलीगल होते हैं अब इलीगल क्या होता है वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं, ठीक है। जो लॉ के अकॉर्डिंग अनलॉफुल होते हैं उनको अपन बोलते हैं इलीगल, जो लॉ में प्रोहिबिटेड होते हैं, विच इज प्रोहिबिटेड और फोरबिडन बाय लॉ। अगेन इलीगल अग्रीमेंट्स का टॉपिक एक बार और से डिटेल में आगे आने वाली यूनिट्स में भी आएगा। जो इलीगल अग्रीमेंट होते हैं वो अलाउड नहीं होते। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को मर्डर करने के लिए पैसा दे रही हूँ, मर्डर करने का अग्रीमेंट दे रही हूँ, तो वो इलीगल अग्रीमेंट है, वो हो जाएगा वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो यानी स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाएगा। और अगर आप कोई इलीगल अग्रीमेंट में एंटर करते हैं उसमें आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अगर मैंने थंगबली को हायर किया, मैंने उसको घूस दिया 1 करोड़ रुपए, एक खोखा दे दिया मैंने उसको और बोला जा नरेंद्र मोदी का मर्डर करके आ जा, उसने एक खोखा तो खा गया, मतलब पैसा ले गया, लेकिन नरेंद्र मोदी का मर्डर नहीं किया,
क्या मैं थंगबली के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकती हूँ कि मेरा पैसा खा गया, मेरा पैसा खा गया? नहीं कर सकती ना। क्यों? क्योंकि आपके खुद के हाथ से इलीगल है। कोर्ट पहले मुझे पकड़ेगी, अच्छा पैसे क्यों दिए थे? नरेंद्र मोदी को टपकाने के लिए। पहले आप आइए, 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 पहले आप आइए। तो यहाँ पर अगर आप इलीगल एग्रीमेंट में एंटर करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में आप कोर्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो ये एक लीगल टर्म है, लीगल टर्म आपको याद नहीं करना है। लीगल टर्म एक्स टू बिकॉज अ नॉन ऑडिटर एक्शन, ये आपको याद नहीं करना है। इसका बेसिक मतलब ये है कि नो एक्शन अराइजेस फ्रॉम एन इलीगल एग्रीमेंट, इट कैन नॉट बी एनफोर्स इन कोर्ट। आप उसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते। मैं कोर्ट को नहीं बोल सकती थंगवली पैसा ले गया, मर्डर नहीं कर रहा है, इसको बोलो मर्डर करेगा, कोर्ट मेरे को पकड़ेगी। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज नॉट अलाउड। वैसे तो रेस्टिट्यूशन में सारा साथ में बताने वाली थी, बट यहाँ पर मैं आपको बता दे रही हूँ। मान के चलो मैंने 1 करोड़ रुपए दे दिया थंगबली को, क्या मैं वो 1 करोड़ रुपए वापस ले सकती हूँ? द आंसर इज नो। आपने क्यों एंटर किया इलीगल एग्रीमेंट में? आपकी गलती। अब जो गया वो गया, जो 1 करोड़ रुपए थंगबली खा गया वो खा गया, मैं उसको वापस रिकवर नहीं कर सकती, यानी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट इज नॉट अलाउड। अगर कोई पैसा या प्रॉपर्टी मैंने दे दिया तो वो गया, मैं उसको रिकवर नहीं कर सकती। तो इससे क्या मैं एक पॉइंट बोल सकती हूँ कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड अब इनिशियो होते हैं, हाँ, बट क्या सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल होते हैं? नहीं, सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो वॉइड होगा, लेकिन वो इलीगल नहीं होगा। तो ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल। एक छोटी सी बात है, अगर कोई एग्रीमेंट पार्टली लीगल है और पार्टली इलीगल है, तो उस केस में क्या होगा? वैलिड होगा कि वॉइड होगा? ये देखने के लिए हम देखेंगे क्या हम उस एग्रीमेंट को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप उसको अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, तो वेल एंड गुड। उस केस में जो लीगल वाला पार्ट है वो वैलिड होगा और जो इलीगल वाला पार्ट है वो वॉइड हो जाएगा। बट अगर आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम ये मानेंगे कि पूरा का पूरा अग्रीमेंट इलीगल है और पूरा का पूरा अग्रीमेंट एंटायरली वॉइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस पढ़ने से पहले, यस, बाकी बाद में करेंगे, एक बार बस हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कौन से पेज में था? डिफरेंस था आपका पेज नंबर 1.9 और 1.10 में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बुक से ही देखना, अपने नोट्स में पेज नंबर लिख लेना, क्योंकि बुक में बहुत बेहतरीन तरीके से टेबल बना करके डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है। सबसे पहले वॉइड और वॉइडेबल के बीच का अंतर। वॉइड जो है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सीज टू बी एनफोर्सेबल हो जाता है, बट जो वॉइडेबल होता है वो होता है एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। जो वॉइड होता है वो एनफोर्स होता है क्या? नहीं, इट कैन नॉट बी एनफोर्स। बट जो वॉइडेबल होता है वो हाँ अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन में एनफोर्स हो सकता है। वॉइड किस किस रीजन की वजह से हो सकता है? वॉइड बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है कि इम्पॉसिबल हो गया, इलीगल हो गया। 4 रीजन दिखाए थे ना मैंने। यस, वॉइडेबल किन किन रीजन से हो सकता है? अगर कॉन्सेंट फ्री नहीं है, यानी CUFM, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। क्या वॉइड को परफॉर्म किया जा सकता है? नहीं, कैन नॉट बी परफॉर्म। बट क्या वॉइडेबल को परफॉर्म किया जा सकता है? यस, बट एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। उसके बाद वॉइड में दोनों पार्टी के ऊपर कोई राइट, किसी को कोई राइट, कोई रेमेडी नहीं मिलती है। बट वॉइडेबल में अग्रीव्ड पार्टी के पास रेमेडी होती है, राइट होता है टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, यानी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एक डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट का। वॉइड एग्रीमेंट जो है जरूरी नहीं कि इलीगल हो, एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, और इलीगल एग्रीमेंट हमेशा ही वॉइड होता है। वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि वो लॉ मना करे, नहीं, वो लॉ मना नहीं करता, इट इज नॉट फोरबिडन बाय लॉ, बट इलीगल एग्रीमेंट्स आर फोरबिडन बाय लॉ। फोरबिडन यानी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, लॉ मना करता है। उसके बाद वॉइड एग्रीमेंट में आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हो, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी भैया। अगर आप वॉइड एग्रीमेंट करते हो कोई पनिशमेंट नहीं होती है। बट हाँ, अगर आप इलीगल एग्रीमेंट करोगे तो वहां आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। आप मर्डर का एग्रीमेंट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। कोलैटरल वाला एक पॉइंट है, कोलैटरल वाला पॉइंट समझाने के लिए मुझे आपको ये एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक है, उसके बाद क्लास एंड कर देंगे। कोलैटरल वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है आपको मैं समझाती हूँ। कोलैटरल एग्रीमेंट यानी सपोर्टिव एग्रीमेंट। जैसे मान के चलो ये एक मेन एग्रीमेंट है और इस मेन एग्रीमेंट का ये कोलैटरल एग्रीमेंट है। तो अगर मेन एग्रीमेंट इलीगल है तो कोलैटरल एग्रीमेंट क्या होगा? इस केस में मान के चलो ये रजनी भाई ने चिट्टी के साथ अग्रीमेंट किया मोदी को मारने के लिए, तो मोदी को मर्डर करना क्या होता है? इलीगल होता है। तो ये जो मेन अग्रीमेंट है ना, इलीगल है। अब इस अग्रीमेंट को पूरा करने के लिए रजनी भाई को 2 करोड़ रुपयों की जरूरत थी, तो उन्होंने 2 करोड़ लेने का लोन अग्रीमेंट कर लिया ऐश्वर्या राय के साथ। अब एक बात बताओ, ये जो 2 करोड़ का लोन अग्रीमेंट है, ये क्यों एंटर किया गया? इस मेन इलीगल अग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो हम ये बोलेंगे ये वाला जो लोन अग्रीमेंट है, दिस इज कोलैटरल टू एन इलीगल अग्रीमेंट।
उसके लिए मैं आपको बताऊं कोलैटरल क्या होगा। ये जो लोन अग्रीमेंट है ये वैलिड होगा कि वॉइड होगा, और ये जो इलीगल अग्रीमेंट है ये वैलिड होगा कि वॉइड होगा। तो इलीगल अग्रीमेंट तो आपको पता है, इलीगल अग्रीमेंट तो वॉइड होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट सवाल ये उठता है क्या ये लोन अग्रीमेंट वैलिड होगा कि वॉइड होगा। द आंसर इज ये भी वॉइड हो जाएगा, क्योंकि एक इलीगल अग्रीमेंट अपने कोलैटरल को भी इलीगल बना देता है। खुद तो ले डूबता है, अपने कोलैटरल को भी ले डूबता है। इलीगल अग्रीमेंट खुद तो डूबता है, अपने कोलैटरल को भी ले डूबता है। यानी ये जो कोलैटरल अग्रीमेंट है, क्योंकि ये इलीगल का कोलैटरल है, इसलिए ये भी इलीगल माना जाएगा और ये भी हो जाएगा वॉइड। यानी ऐश्वर्या राय अपने 2 करोड़ रिकवर नहीं कर सकती। समझ में आया। बट हाँ, अगर मात्र ही कोई वॉइड अग्रीमेंट है तो उसका कोलैटरल वॉइड नहीं होता। जैसे मान के चलो ये एक वॉइड अग्रीमेंट है और ये उसका एक कोलैटरल अग्रीमेंट है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, नहीं आपके पास एक क्वेश्चन है कि ये जो कोलैटरल है ये वैलिड होगा कि वॉइड होगा। आपको मैं केस समझाती हूँ। ये नोबिता है, ये माइनर है, 18 साल से छोटा। इसको लोन चाहिए था ग्रीन अंकल से 1000 रुपए का। 1000 रुपए के पास ग्रीन अंकल के पास 1000 रुपए नहीं थे, तो उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए क्या किया, उन्होंने मोटू भाई से 1000 रुपए का लोन ले लिया। अब ये जो अग्रीमेंट है ये मेन अग्रीमेंट है जो कि वॉइड है, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। माइनर के साथ आपका अग्रीमेंट होता है वॉइड एब इनिशियो, और इसका एक कोलैटरल है। आपको ये बताना है क्या ये कोलैटरल अग्रीमेंट वैलिड होगा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं। द आंसर इज यस, बिल्कुल वैलिड होगा। मतलब इस केस में मोटू भाई अपने 1000 रुपए ग्रीन अंकल से रिकवर कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई मेन अग्रीमेंट सिर्फ वॉइड है, इलीगल नहीं है, तो उसका कोलैटरल बिल्कुल वैलिड होगा, कोलैटरल वैलिड होगा। बट अगर मेन अग्रीमेंट इलीगल है तो उसका कोलैटरल भी इलीगल और वॉइड हो जाएगा। यही वाला पॉइंट आपके लास्ट वाले एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि वॉइड के केस में जरूरी नहीं है कि कोलैटरल भी वॉइड हो जाए, बट इलीगल के केस में हमेशा उसका जो कोलैटरल है वो वॉइड हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया है, एंड ट्रस्ट में आप अपने आईसीआई स्टडी मटेरियल का एक एक लाइन पढ़ के देख सकते हो। यहां तक जहां तक आज की क्लास में अपन ने कंप्लीट किया है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दिस रिविजन क्लास, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। ओके, सो कल की क्लास में हम यहां से कंटिन्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ परफॉर्मेंस से। आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में आपका यूनिट 1 रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है और ये रिवीजन लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है। इफ यस, देन डू गिव द फीस। व्हाट इज द फीस? Click on the like button and share it to more and more people. If you know anyone who are facing difficulty in law, then help them by sharing this lecture, this playlist. All the details are in the description box below. In case of any doubt, you can contact me. ठीक है, keep learning, because the more you learn the more you grow, and the more you grow the more you achieve. I'll see you in the next lecture. Acha, before going, one more announcement. Lecture from unit 2, everything is gonna be live, so make sure that you attend live revision from unit 2 onwards. Unit 1 I have uploaded already, so unit 2, make sure you attend live from 11th of November from 9 p.m. to 10 p.m. Okay, I'll see you in the live revision lecture. Take care. Bye bye.